नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। आम आदमी पार्टी जो कि गुजरात में भी लड़ रही है, हिमाचल में भी लड़ रही है, गोवा में भी चुनाव लड़ चुकी है और अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरह से एक के बाद दूसरे राज्यों की ओर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ आम आदमी पार्टी के चरण बढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है, तो क्या इससे लगता है कि केजरीवाल भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे? क्या इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी? क्या इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूरब, पश्चिम हर जगह उसी तरह से कामयाबी हासिल करेगी जिस तरह से दिल्ली और गुजरात में कामयाबी हासिल की है? साथियों, कुछ कहा नहीं जा सकता है, वक्त वक्त की बात है। जब वक्त अनुकूल रहेगा और इसी तरह से जोश, जुनून और विश्वास कायम रहेगा तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ तमाम राज्यों के लोग बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में परचम लहराया है और गुजरात तक पहुंच चुकी है, गोवा तक पहुंच चुकी है, उस तरह से वह पूरे भारत पर भी काबिज हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ वन मैन शो होता है। अरविंद केजरीवाल ही प्रमुख नेता हैं। जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह नंबर 1, अमित शाह और नरेंद्र मोदी शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, उसी तरह से आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल नंबर 1 की स्थिति में हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया का नंबर आता है जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आज 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में फतह हासिल की है, जीत दर्ज की है, उससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी का विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका हौसला बढ़ेगा और जिन राज्यों तक वो पैर नहीं पसार चुकी है उन राज्यों में भी उसे जाने की और पूरी ताकत लगा करके वहां पर अपना अस्तित्व बनाने की, अपनी साख बनाने की पूरी कोशिश करेगी। मोदी सरकार की तमाम तिकड़मों के बावजूद, और वो तिकड़म चाहे मोदी का करिश्मा रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम सारे वीडियो इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए थे। केजरीवाल के प्रति नफरत पैदा करने के लिए दिल्ली, पंजाब और गुजरात और गोवा और पूरे देश में नफरत पैदा करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन इन और तमाम केंद्रीय एजेंसियां आज से नहीं, कई सालों से आम आदमी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं और यहां तक कि एलजी उपराज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने भी तमाम अड़ंगे अटकाए हैं केजरीवाल की राह में। और किस तरह से केजरीवाल के तमाम विधायकों को के ऊपर आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और किस तरह से वे बरी हुए हैं, यह सब भी आज देखने की बात है। सॉफ्ट हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व की लड़ाई हमें दिखाई दे रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व है केजरीवाल का और कट्टर हिंदुत्व है नरेंद्र मोदी का या भाजपा पार्टी का। नगर निगमों का एकीकरण भी काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 नगर निगम थे, उनका एकीकरण किया था कुछ महीनों पहले, चुनावों से पहले। लेकिन उसके बावजूद भी और तमाम फितरतों के बावजूद, तमाम
कोशिशों के बावजूद, तमाम मुख्यमंत्रियों को इस चुनाव में उतारने के बावजूद, तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को उतारने के बावजूद 104 पर भारतीय जनता पार्टी आकर के टिक जाती है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 134 सीटें जीत करके हैट्रिक बनाया है एमसीडी के चुनाव में। आज तक एमसीडी के चुनाव में इतनी सीटें किसी को नहीं मिली है, कभी कांग्रेस को भी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिली और आम आदमी पार्टी तो पहली बार एमसीडी में परचम लहराई है। तो सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के हौसले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से पूरे देश में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, इसके लिए उन्होंने तमाम समझौते भी किए हैं, अपने सिद्धांतों को भी बदला है, गांधी जी की फोटो तक को हटाया है, अंबेडकर और भगत सिंह को चुना है, अंबेडकर वाद को, अंबेडकर वादियों को भी साधने की, अंबेडकर वादियों का मतलब होता है दलितों और पिछड़ों को साधने के लिए अंबेडकर को चुना है और भगत सिंह को आदर्श इसलिए बताया जा रहा है ताकि आजादी की लड़ाई में जिन सपूतों ने सहयोग दिया है, जिन सपूतों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उन्हें भी अपने पक्ष में करने के लिए और राष्ट्रवाद या इतिहास से संबंधित जितनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसे अपने तरफ हासिल करने के लिए केजरीवाल ने अंबेडकर के साथ साथ भगत सिंह को भी अपनाया है। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व वाली, वीर सावरकर वाली, आरएसएस वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए आम आदमी पार्टी है और तीसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता और तमाम संवैधानिक मूल्यों को आगे करके कांग्रेस खड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस तो बहुत पहले से ही राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जिस तरह से जनाधार हर राज्यों में कम हुआ है और हर राज्यों से वो लुप्त होती गई है, अब उसकी आगे की स्थिति क्या होगी, आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी 2024 को जीतने के लिए, इसे तो उसकी पदयात्रा से समझा जा सकता है। और भारत को जोड़ने की जिस तरह से मुहिम में राहुल गांधी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और अंजाम दे रहे हैं भारत जोड़ो कार्यक्रम को, उससे यही लगता है कि 2024 का चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरी तरफ कांग्रेस होगी और तीसरी तरफ तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो जाएंगे। या हो सकता है कि समस्त विपक्षी दलों को लेकर के कांग्रेस पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी उन विपक्षियों में नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी विरोधी है उतना ही जितना कि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है। लेकिन अगर मोदी को हराना है, भाजपा को हटाना है, तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल समझौता कर भी सकते हैं कांग्रेस से और तमाम विपक्षी पार्टियों से। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत दर्ज की है एमसीडी पर और कल यानी 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात का रिजल्ट आने की बात है, तो उसमें वे कहां तक कामयाबी हासिल कर पाएंगे, हिमाचल में कितनी सीटें लाएंगे, गुजरात में कितनी सीटें लाएंगे, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि त्रिकोणीय संघर्ष में केजरीवाल ने गुजरात में काफी अच्छा प्रचार भी किया है और लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी बातें जो रखी हैं उसके प्रति लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी केजरीवाल के प्रति बना है। भले ही उनकी सरकार गुजरात में न बन पाए, भले ही उनकी सरकार हिमाचल में न बन पाए, लेकिन उन्हें वोट प्रतिशत का फायदा जरूर होगा। एक बिल्कुल नई पार्टी, अभी 10 साल पहले उभरी हुई आम आदमी पार्टी अगर वो गोवा तक पहुंच जाती है, पंजाब को फतह कर लेती है और गुजरात में जाकर के 20% वोट हासिल कर सकती है। हालांकि ये कल पता चलेगा कि 20% वोट मिल रहे हैं या इससे ज्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं। अगर कम मिलेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी होने में मुश्किलें आएंगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने पैर आसमान में फैला रही है और जिस तरह से वह हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के लड़ रही है, वह काबिले तारीफ है।
अन्ना आंदोलन से उत्पन्न हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को दूर करने के को लेकर के इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इन्होंने लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाने की मांग की थी और राज्य स्तर पर भी बनाने की, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति या लोकपाल की कार्य प्रणाली, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। न तो किसी राज्य सरकार में लोकपाल का नाम सुना जाता है और न केंद्र सरकार के अधीन लोकपाल का नाम सुना जाता है कि लोकपाल ने कितने भ्रष्टाचारियों को सजा दिया है। लेकिन एक मुहिम तो शुरू किया ही था इन्होंने, और उस मुहिम के साथ साथ अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में पटकनी दिया है, तो इससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी अब 10 साल पहले वाली पार्टी या आंदोलन से उत्पन्न हुई एक छोटी सी पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि अभी यह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन पाएगी, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन पाएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सफलताएं एक के बाद एक मिल रही हैं और उनका हौसला बढ़ता जा रहा है और पूरे भारतीय समस्त राज्यों के आसमान पर छा जाने की जो उनकी ललक है, आत्मविश्वास है और जिस तरह की उनकी कार्यशैली है और लोगों के दिलों को छू लेने की जो उनके अंदर एक जुनून है, उस जुनून से उन्हें कामयाबी मिल भी सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अंदर कमियां भी हैं और वो कमियां बहुत बड़ी हैं। एक तरफ वे हिंदुत्व और हिंदुओं के मसीहा बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ जब मुसलमानों की बात आती है तो इस देश के 20% मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के समस्त नागरिक एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म से संबंधित हो। लेकिन अगर 20% कम्युनिटी को अरविंद केजरीवाल नजरअंदाज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में राजनीति करते हैं, तो यह राजनीति सार्थक और आदर्श राजनीति नहीं मानी जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस ने हर समाज के लोगों, हर धर्म के लोगों को साध करके एक अपनी धर्मनिरपेक्षता को कायम की है, भले वो तमाम राज्यों में हार चुकी है और सिर्फ 2 राज्यों में उसकी पहचान है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन जिस तरह से भारत को जोड़ने और भारत को बनाने, भारत के निर्माण करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कोशिशें भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका परिणाम उन्हें जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में बातें कर चुके हैं और भारत को नंबर 1 बनाने के लिए विश्व के देशों में अब इनका कितना प्रयास काम आएगा ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी ये देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अपने पैर पसारने के लिए दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है, राजस्थान का चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, क्या इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बन पाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से उनका प्रयास चल रहा है उससे यही लगता है कि देर ही सही दुरुस्त रूप से एक दिन केजरीवाल कामयाब होंगे और अगर कांग्रेस के साथ कदम मिलाकर के चलेंगे तो 2024 में ही मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो सकते हैं। जिस तरह से केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जिस तरह से महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना में हुई तमाम मौतों की वजह से इस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। अगर इन चीजों को, जमीनी मुद्दों को उठा करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो जाती है तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है 2024 के चुनाव में। केजरीवाल को चाहिए कि
गुजरात में जो भी हो, हार हो या जीत हो, लेकिन कांग्रेस को अपना दुश्मन या नंबर 1 दुश्मन नहीं मानना चाहिए अगर 2024 में मोदी को हटाना है तो साथियों, ये था आज का विश्लेषण। अब राजनीति की दशा और दिशा आने वाले दिनों में क्या होगी, कैसी होगी, इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष को में एकता हो रही है, जिस तरह से विपक्ष मोदी के खिलाफ लामबंद हो रहा है, उधर नीतीश कुमार ने भी कोशिशें की हैं ओबीसी को साधने के लिए। अगर नीतीश कुमार की कोशिशें कामयाब होती हैं और जनजाति ओबीसी जनगणना के आधार पर वो मोदी सरकार को घेरने में कामयाब होते हैं और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने मायावती और अखिलेश यादव को एक मंच पर लाने की पहल की है और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हुए हैं। इस तरह से जिस तरह से अभी 2024 के लिए तैयारियां विपक्ष की चल रही हैं, हालांकि उतना संतोषजनक नहीं है जितना कि होना चाहिए। सिर्फ 1.5 साल चुनाव के रह गए हैं, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। और जिस तरह से मोदी की हार हो रही है, उससे यही लगता है कि अब 2024 का परिदृश्य भी बदलने वाला है और इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा वो धरा का धरा रह जाएगा। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।